एस्पिरेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम पढ़ेंगे अभी 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। हम इसमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से टॉपिक्स देखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज बिहार हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलन बिहाइंड रजिस्टरिंग बर्थ्स, रिपोर्ट शोज़। तो बिहार ने रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि कौन निकाला है रिपोर्ट? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया निकालते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो डाटा क्या बोला गया है कि 3.7 इन 2000 टू 16.9 इन 2005, लेकिन उसके बाद नेशनल एवरेज उसी टाइम पे था 56.2 2000 में और 62.5 2005 में बर्थ रजिस्ट्रेशन का। तो ये क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होती है इलेक्टोरल रोल की, उसमें बताया गया और इससे एक इम्प्लीकेशंस आता है इलेक्टोरल रोल वाली चीज़ में। ठीक है, अब बिहार का रजिस्ट्रेशन, बिहार में बर्थ रजिस्ट्रेशन 2000 में जो डाटा दिया हुआ था वो जब हमने देखा 3.7% है और नेशनल एवरेज 56.2%। मतलब देखो, नेशनल एवरेज यदि 56.2 है तो बिहार में सिर्फ 3.7 है, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे 2005 का कंपैरिजन किया गया है और 2022 डाटा के हिसाब से 54.39 ऑफ द बर्थ रजिस्टर्ड विद इन 21 डे विंडो। तो इतने जो 54% के अप्रॉक्स जो बर्थ है वो 21 डे के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं और 71% इन स्टेट्स विद प्रॉपर लीगल एनफोर्समेंट। और टोटल इस बार कितने बर्थ रजिस्टर हुए 2022 में? 2.54 करोड़ बर्थ रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो आर्टिकल 326 है जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है जो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है। फिर 19(1) क्लॉज ए में बोला गया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वोटर इंक्लूजन और राइट से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है और ये राइट टू लीगल आइडेंटिटी भी इंक्लूड करता है। फिर आर्टिकल 38 क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात की गई है, इनइक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे बर्थ और डेथ को लिंक करता है एंड इज़ कम्पेयर्ड विद द सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी लिंक्ड है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स 1969 अमेंड किया गया था 2023 में, जो मैंडेट करता है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन एंड इलेक्टोरल रोल अपडेट्स फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023। तो इसमें कौन सा एक्ट बोला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये मैंडेट करता है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। पहले ऐसा होता था ना, नॉर्मल आप बनवा लेते थे, लेकिन अब बोला गया है कि आपको डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर जो SRS है वो इंडिया का लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे है और ये क्रिटिकल है नेशन की प्लानिंग के लिए और फर्टिलिटी और मोर्टालिटी के टेस्ट्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ऑर्डर फॉर कंपेंसेशन टू 808 विक्टिम्स अंडर SC/ST एक्ट। तो जो SC/ST एक्ट है ना, उसमें कंपेंसेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो मार्च 2025 में 808 केसेस आए थे एट्रोसिटी के अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो रजिस्टर किए गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बिहार में। तो डिपार्टमेंट ऑफ SC/ST वेलफेयर है जो बिहार का, उसने डायरेक्ट किया ऑफिशियल्स को कि कंपेंसेशन दे विक्टिम्स को अंडर द मैंडेटेड टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम के अंदर आपको कंपेंसेशन देना है। ठीक है, अब इसके बाद की हाइलाइट्स में कुछ स्पेसिफिक डाटा दिया गया है, वो हमको देखना है। तो गया में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए थे। ठीक है, फॉलोड बाय पटना, ये ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन गया फॉलोड बाय पटना। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सबसे गया पटना के बाद बोलेंगे तो उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हम देखेंगे। तो मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 37, औरंगाबाद में 30, छपरा में 29, समस्तीपुर में 28, बेगूसराय में 31, गोपालगंज में 28 और ऐसे ही आगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आते गए। फिर लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है जो परमिट करता है स्टेट को टू स्पेशल परमिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC/ST। तो एडवांसमेंट ऑफ SC/ST के लिए अपन को स्पेशल प्रोविजंस लाने हैं। फिर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी बैन किया है इन एनी फॉर्म, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, फिर आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टिंग द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC एंड ST एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। फिर शेड्यूल 9 है जिसमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 की बात है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट SC/ST पर्सन
विद कंपनसेशन। तो क्या बोलते हैं कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू फटाफट ट्रायल हो जाना चाहिए, और जो गलत साबित हो रहा है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989, उसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है क्या क्या ऑफेंसेस के लिए, जैसे SC/ST इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आप कुछ गलत करोगे, और उसमें मैंडेट करता है कि रिलीफ देना है, कंपनसेशन देना है और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ डिस्ट्रिक्ट एट्रॉसिटी रजिस्टर। तो स्टेट्स को एक डिस्ट्रिक्ट एट्रॉसिटी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, और मंथली रिव्यू मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ती है सेट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, बिहार में SC/ST टुगेदर मिला के ओवर 22% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन है। जितनी पॉपुलेशन है ना स्टेट में, उसका 22% SC और ST टुगेदर है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड नेशंस लॉन्च फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं? एट सी ऑब्जर्वर मिशन। और कौन लॉन्च कर रहे हैं? क्वाड नेशंस एक साथ मिलके मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कोस्ट गार्ड्स इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ के जो क्वाड नेशंस हैं उनके। तो इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये हुआ ना हमारा क्वाड नेशंस का ग्रुपिंग। तो एक बार फिर से देख लो, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फर्स्ट एवर क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है अंडर द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये इंडो पैसिफिक के एनहांसमेंट में, सिक्योरिटी एनहांसमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब की हाइलाइट्स देखते हैं। इसमें 2 ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग विमेन ऑफिसर्स फ्रॉम ईच क्वाड कंट्री। तो हर एक क्वाड कंट्री से 2 ऑफिसर्स हैं, और उसमें विमेन ऑफिसर्स भी हैं, और ये स्पेशल ऑन बोर्ड US कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटॉन सेलिंग टूवर्ड्स गुआम। ठीक है, तो ये वहाँ से निकल के गुआम के साइड जा रही। गुआम जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पास पड़ता है ना, उस टाइम न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, एक आइलैंड है छोटा सा। अब ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है डिसीजंस ऑफ द क्वाड लीडर्स समिट, जो सितंबर 2024 में क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी ना, उसमें जो डिसीजन दिया गया था उसके हिसाब से इंडियन कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, US कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स, ये चारों इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो विजन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के गोल से ये अलाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, सागर इंडिया का गोल। अब इसके बाद हम लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो आर्टिकल 51 क्लॉज C में डायरेक्ट करता है स्टेट को टू फॉस्टर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलेशंस विद अदर स्टेट्स रिलेवेंट फॉर इंडियाज़ कमिटमेंट टू मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो जो 51 का लास्ट वाला आर्टिकल है ना, उसमें ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए स्टेप्स लेना है। तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला कोऑपरेशन भी आता है। फिर आर्टिकल 73 की बात करें तो एक्सटेंड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन टू मैटर्स इंक्लूडिंग राइट्स ओवर। अब जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है इनको किन किन जगह पे एक्सटेंड करता है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं जो UN क्लॉज के अंदर आते हैं। उसमें बोला गया है कि इंडिया के मैरीटाइम ऑपरेशन और एंगेजमेंट को इंडो पैसिफिक में रूल करेगा। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन अकाउंट्स नियरली फॉर द 65% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन इंडो पैसिफिक एरिया में है, और वो 60% ऑफ द ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है 2019 में लॉन्च किया गया था, उसके 7 पिलर्स हैं, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट पिलर कंस्टिट्यूट करता है। अब जो हमने देखा कि क्वाड नेशंस ने लॉन्च किया है, तो हम ये देख लेते हैं कि क्वाड नेशंस हैं कौन कौन से। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, और ये स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसमें इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और उनका एम है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसी तरीके से हमारी एक स्ट्रैटेजी है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये इंडिया की मैरीटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव है जो 2015 में लॉन्च हुई थी, और इसका एम है एनहांसिंग रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन इनिशिएटिव। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करेगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएगा इंडियन ओशन रीजन में। अब हमने अभी देखो UN क्लॉज की बात करी ना, जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा तो UN क्लॉज से रिलेट करते हैं हम। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी। तो ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रिटी है जो नेशन के राइट को डिफाइन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है कि किस पार्ट ऑफ द ओशन को हमको कैसे यूज़ करना है। ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था और केम इनटू फोर्स इन 1994। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कब अडॉप्ट किया गया था, 1982 में, और फोर्स में कब आया, 1994 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार PSC के लिए, BPSC के लिए। बिहार मखाना गेट्स ग्लोबल पासपोर्ट। तो बिहार के मखाना की स्पेशलिटी से रिलेटेड और ग्लोबल क्या रिकॉग्निशन मिला है,
वो पढ़ेंगे हम। तो बिहार फेमस मखाना, मखाना को क्या बोलते हैं, फॉक्सनेट, हैज़ बीन गिवन अ ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन कोड, HS कोड। तो जो HS कोड होता है ना वो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, अलाउइंग इट टू बी आइडेंटिफाइड अंडर 3 डिफरेंट ट्रेड कैटेगरीज ग्लोबली। तो जो अलग अलग ट्रेड कैटेगरीज होती है उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अर्लियर इट वॉज एक्सपोर्टेड अंडर द जनरल ड्राई फ्रूट और पफ्ड फूड कैटेगरी। तो पहले क्या होता था, जनरल जो ड्राई फूड या पफ्ड फूड कैटेगरी है उसके अंदर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, अब इसको अलग से यूनिक HS कोड मिल गया है। ठीक है, की हाइलाइट्स देखते हैं। तो 3 सेपरेट HS कोड्स हैव बीन असाइंड टू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मखाना, जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन है और ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड। ये जो रिकॉग्निशन है ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स को इन की प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट सच एज कहाँ, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जगह, और मखाना क्योंकि एक मेजर क्रॉप है इन सब जगह की। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। तो आर्टिकल 39 क्लॉज B है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सर्व द कॉमन गुड, जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, क्या ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ये ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 43 है, वो इनकरेज करता है स्टेट को टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो कौन कौन से बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे भी या तो कोऑपरेटिव बेसिस पे। फिर 7 शेड्यूल की बात करें, यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 41 है वो कवर करता है ट्रेड और कॉमर्स को विथ फॉरेन कंट्रीज मैनेज्ड बाय द सेंटर। तो ये ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है जो यूनियन लिस्ट में आता है, इंटरनेशनल ट्रेड वाली। ठीक है, फिर हम की फैक्ट्स देखते हैं। तो जो मखाना है जिसका साइंटिफिक नेम यूरेल फेरोक्स है, ये GI टैग्ड प्रोडक्ट है बिहार का, स्पेशली कौन से रीजन में, मिथिलांचल रीजन में। ठीक है, और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना है वर्ल्ड में। और बिहार जो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इंडिया में बिहार का शेयर कितना है, 80% शेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से नियर सोल प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। अब जो हमने HS कोड पढ़ा, तो HS कोड क्या होता है, तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड होता है, ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जिसमें नेम्स एंड नंबर्स मिलते हैं क्लासीफाई करने के लिए ट्रेडेड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, द मूव अलाइंस विद इंडियाज ब्रॉडर गोल ऑफ बूस्टिंग एग्रो प्रोडक्ट्स। तो एग्री प्रोडक्ट्स जो हम बूस्ट करने की बात करें ना, उस गोल से अलाइन होता है और हम आत्मनिर्भर बनने में ये हमको हेल्प करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ड। तो इंडिया का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है और किस तरीके से था। द डिबेट ओवर द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीसर्फेस्ड आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर called its insertion through the 42nd Constitutional Amendment Act a deviation from the original intent of the Constitution। तो क्या बोल रहा है कि अभी जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने ये बोला था ना कि जो सेक्युलर वर्ड इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मतलब उस पर क्वेश्चन किया था। तो उस टाइम से ये रिलेट हो गया कि सेक्युलर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेक्युलर है या होने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमको पढ़ना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था, और यहाँ पे एक लिखा नहीं है इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, तो 3 चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद डिस्पाइट द कॉन्ट्रोवर्सी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली अपहिल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्युलरिज्म है वो एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल है, पोस्ट 42nd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो प्रीएम्बल में आया था सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट के बाद ये 5 चीज़ें इसमें ऐड हो गई। फिर आर्टिकल 14 to 19 में कैसे सेक्युलर चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इंश्योर करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन। फिर 25 से 28 की बात करते हैं तो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है, ये भी एक सेक्युलरिटी का फीचर है। फिर आर्टिकल 51A क्लॉज E, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन करने की। और सेक्युलरिज्म और अलग अलग कौन से प्रोविजन में, जब हमने 14 वगैरह पढ़ा ना, तो 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, 16 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है कि आपको कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप हिंदू हो तो जॉब मिलेगा, मुस्लिम हो तो जॉब नहीं मिलेगा, सिख हो तो जॉब नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन हो तो मिल जाएगा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 25 to 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब इसी में की फैक्ट्स देखना है कि प्रीएम्बल में क्या बोलता है कि इफेक्टिवली नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ
लेकिन ये वाइटल रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। तो एक इम्पॉर्टेंट केस आया था 1973 में, केशव नंद भारती केस। उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो बोला था कि सेक्युलरिज्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। उसमें बोला था कि कोर्ट ने अपहेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट बट एम्फेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी एंड बैलेंस। तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट को बोला कि सही है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मिनर्वा मिल्स केस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि पुलिस रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज ऑन ट्राइबल विलेजर्स इन झारखंड ऑन हुल दिवस। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ट्राइबल विलेजर्स पे झारखंड में हुल दिवस के दिन। तो हुल दिवस कब था? अभी 30 जून 2025 को, मतलब कल था। तो बोगनादी विलेज में, जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है झारखंड के, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैस का यूज़ हुआ है। अब क्यों हुआ है वो हम रीज़न देख, क्योंकि विलेजर्स ऑब्जेक्ट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसमेंटल किया है एक स्टेज जो 1885 के संथाल रिबेलियन में सिद्धू और कानू मुर्मू के को कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था, उस स्टेज को पुलिस ने डिसमेंटल कर दिया है। तो इसलिए फिर लाठीचार्ज वगैरह करना पड़ा जब रिबेल टाइप का हो गया। तो की हाइलाइट्स देखते हैं। तो बोगनादी जो नेटिव विलेज है ट्राइबल आइकन्स का, कौन कौन किसका सिद्धू और कान्हू का, ये संथाल रिबेलियन के लिए फेमस थे 1855 के। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए एनुअली हुल दिवस मनाते हैं। और ये प्रोटेस्ट सिद्धू कानू मुर्मू हुल फाउंडेशन एंड आतो मांझी वंशी बोगनादी अगेंस्ट द एलीज डिनायल ऑफ परमिशन टू कंडक्ट देयर ओन प्रोग्राम। तो वो जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे उसको वो करने नहीं दिए पुलिस वाले, इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ। अब इसमें की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो 19(1)(b) में राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आप असेंबल कर सकते हो कहीं भी, लेकिन कोई भी आपके पास आर्म्स नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 21 में राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोला गया है। फिर आर्टिकल 56 में डीपीएसपी है जो प्रोटेक्ट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी। फिर 5th शेड्यूल में गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो हुल दिवस है वो कमेमोरेट करता है संथल रिबेलियन ऑफ 1855। ठीक है, संथल रिबेलियन है जो 1855 का, वो सिद्धू और कानू मुर्मू ने लीड किया था। अभी जैसे हमने ऊपर देखा, किसके अगेंस्ट? एक्सप्लॉयटेटिव जमींदार के अगेंस्ट। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ झारखंड में कितनी है? 26% है ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 683 स्पीसीज एडेड टू इंडियाज़ फॉना, 433 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा ड्यूरिंग 2025। तो कितनी स्पीसीज़ फ्लोरा में और कितनी स्पीसीज़ फॉना में ऐड हुई है ये बात कर रहा है। तो इंडिया ने 683 न्यू स्पीसीज़ ऐड करी है फॉना में और 433 फ्लोरा में। ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने बोला है कोलकाता की एक समिट में। अब की हाइलाइट्स देखते हैं। तो फॉनल एडिशंस में 459 न्यू स्पीसीज़ हैं और 224 न्यू रिकॉर्ड्स हैं। वैसे अलग अलग जेनेरा में है। एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है कि एक लियोनार्डो डी कैप्रिको एक न्यू मेंबर ऑफ एक कोलोब्रिजे फैमिली बनी है, वो इम्पॉर्टेंट है देखना। अब फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में भी ऐसे अलग अलग स्पीसीज़ उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, बहुत सारे ऑर्चिड्स भी हैं। इसमें लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 क्लॉज ए है। उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बोला गया है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वैसे 51A क्लॉज जी है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। वैसे ही 7 शेड्यूल है जो कंकरेंट लिस्ट है एंट्री 17A और 17B का, जिसमें फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात की गई है बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब इसमें जो की फैक्ट्स है ना, कुछ ये ऑर्चिड्स और स्पीसीज़ के बारे में, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 35% ऑफ द टोटल डिस्कवरीज, क्योंकि हॉट स्पॉट्स है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ मिलेंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है पीएम हेडिंग टू ब्रिक्स, डिक्लेरेशन और टेरर टू फैक्टर इन पहलगाम। तो पीएम कहाँ जा रहे? ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहे हैं और पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड बात हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अंडरटेक अ मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल विजिट टू 5 नेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो कब? जुलाई 2 से जुलाई 9 के बीच में 2025 में, और अपकमिंग ब्रिक्स समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो ब्रिक्स समिट है वो ग्लोबल साउथ पे फोकस करेगा और अगेंस्ट द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे कि अभी रिसेंट पहलगाम टेरर इंसिडेंट में देखा गया था।
अब की हाइलाइट्स क्या है कि मोदी किसको किसको विजिट करेंगे, पीएम मोदी घाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। एजेंडा में क्या क्या है, ट्रेड है, डिफेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है और हेल्थ कोऑपरेशन है। ठीक है। जो ब्रिक्स डिक्लेरेशन है ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर होगा, इसकी लैंग्वेज रहेगी टू काउंटर टेररिज्म के उसमें, और एक ग्लोबल साउथ पे फोकस करेगा जिससे साउथ साउथ कोऑपरेशन पॉलिसी को एनहांसमेंट मिल सके। अब इसमें लीगल प्रोविजंस कौन कौन से है, तो आर्टिकल 51 क्लॉज सी है जो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी ऑब्लिगेशंस है जिसमें। फिर 7 शेड्यूल है यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 10 एंड 14 में, जिसमें कवर्स फॉरेन अफेयर्स, एंटरिंग इनटू ट्रिटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। फिर 19(1) डी एंड ई, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे टेररिज्म के इम्पैक्ट के बारे में बात किया है, फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस की बात की गई है। ठीक है। अब अभी हमने की फैक्ट्स, जो हम की फैक्ट्स में क्या देखेंगे, जैसे हमने ब्रिक्स पढ़ा तो ब्रिक्स में आता कौन कौन है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये मल्टीपोलर ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। वैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, वो भी एक्सपैंड हुए, इसकी मेंबरशिप में न्यू मेंबर्स ऐड हुए। इंडिया ने एम्फेसाइज किया है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए ऑल ब्रिक्स नेशन में सिंस 2016। और ग्लोबल साउथ में क्या क्या आता है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियाना एंड इज इंडियाज स्ट्रैटेजिक आउटरीच एम टू लीड दिस ब्लॉक। अभी जो रिसेंट टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, वो एम्पलीफाई करता है इंडिया के डिप्लोमेटिक एम्फेसिस को ऑन ग्लोबल कंडेम्पशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा प्रीलिम्स वाला पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं मेंस वाले पर्सपेक्टिव में। तो मेंस में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे द थाली इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये थाली इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया गया है और ये हाईलाइट करता है रीसेंट रिपोर्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और वर्ल्ड बैंक की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है पॉवर्टी में। अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि रीसेंट पॉवर्टी एस्टिमेट्स में क्या बोला गया है कि एसबीआई एंड वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है सिग्निफिकेंट फॉल इन रूरल पॉवर्टी और डिक्लाइन हुआ है 48.6% का फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी एट 2.8% फॉर रूरल इंडिया एंड 1.1% फॉर अर्बन इंडिया, कब 2022-23 में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मेजरमेंट अप्रोचेज है उसमें क्या इश्यूज़ हैं, तो जो ऑफिशियल पॉवर्टी मेजरमेंट है ना इंडिया में, वो कैलोरी इनटेक पे बेस्ड है एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन, और ये अप्रोच फिजियोलॉजिकल है जिसमें फोकस होता है कैलोरीज पे, प्रोटीन्स पे, विटामिन्स पे, लेकिन ये नेग्लेक्ट कर देता है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को, फूड प्रेफरेंसेस को और सेटिस्फैक्शन को। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि ये थाली इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो थाली इंडेक्स प्रपोज किया गया था रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइस ऑफ वेजिटेरियन थाली डिश को अपन इंडिकेट करते हैं फूड कंजम्पशन कॉस्ट के हिसाब से। कौन सी चीज़ को, वेजिटेरियन थाली को। द इंडेक्स कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ होम कुक्ड मील यूजिंग एक्चुअल प्राइस डाटा ऑफ इंग्रेडिएंट्स अक्रॉस रीजन। तो एक्चुअल प्राइस डाटा के हिसाब से होम कुक्ड मील की बात करता है। The survey found that in 2023-24 up to 40% of the per capita food consumption expenditure was on food grains। तो जो 40% फूड कंजम्पशन है वो फूड ग्रेन्स पे था। अब फूड सब्सिडी डिबेट की बात होती है तो इसमें बोला गया है कि जो कंसर्न है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर कि जो सब्सिडीज़ हैं वो कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं हो जा रही है, उस पर हमको थोड़ा रीवेरीफाई करना है। उसके बाद बोला है कि क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि जो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ हैं वो डिस्टॉर्ट कर देती है मार्केट को और डिस्करेज करती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट्स को। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वे फॉरवर्ड की जो थाली इंडेक्स है उसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या रिफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो अडॉप्ट द थाली इंडेक्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेट्रिक्स अलॉन्ग विथ कैलोरिफिक बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स। तो इसको साथ साथ दोनों को यूज़ करो, ये बोल रहा है। ग्रेजुअली रेशनलाइज करो सब्सिडी को और encourage करो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन की, जिससे कि कोर्स ग्रेन ज़्यादा खा सके लोग, पल्सेस, वेजिटेबल्स अपने फूड प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकें। और उसके बाद डायनेमिक सपोर्ट मैकेनिज्म्स दो फॉर चेंजिंग फूड प्राइजेस एंड रीजनल वेरिएशंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम मेंस के नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, उसमें है जीएसटी रिफॉर्म इन अनफिनिश्ड बिजनेस इन टोबैको कंट्रोल। तो जीएसटी रिफॉर्म की बात हो रही है टोबैको बिजनेस से रिलेटेड। तो इंडिया में अभी 8 साल हो गए हैं जीएसटी को आए और ये आर्टिकल रिव्यू करता है जीएसटी के अचीवमेंट्स को फॉर टोबैको टैक्सेशन से रिलेटेड। अब जीएसटी ने रिप्लेस किया था मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और क्रिएटिंग वन नेशन वन टैक्स। इसमें बूस्ट किया था एज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है 2024-25 में वो 22.8 लाख करोड़ हुआ था, जो 9.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है।
इसमें डेजिग्नेटेड कंप्लाइंस टूल्स भी था, ई वे बिल्स की बात की थी, जिसने ट्रांसपोर्टेशन टाइम को 20% कम कर दिया था बहुत सारे केसेस में। अब टोबैको टैक्सेशन चैलेंज की बात करते हैं। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का ग्लोबली, और 28.6% एडल्ट एंड 8.5% ऑफ द स्टूडेंट्स टोबैको कंज्यूम करते किसी ना किसी फॉर्म में। टोबैको एक एनुअल इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट कर देता है अराउंड 4% ऑफ द जीडीपी इन 2017। लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन बर्डन है जो टोबैको प्रोडक्ट्स का, WHO ने रिकमेंड किया है 75% ऑफ द रिटेल प्राइस, लेकिन अपने यहाँ कितना है 22% फॉर बीडीज, 43% फॉर सिगरेट्स एंड 65% फॉर स्मोकलेस टोबैको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी एड वेलोरम स्ट्रक्चर है जो वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, इज वल्नरेबल टू प्राइस मैनिपुलेशन एंड हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली रेज्ड टैक्सेस ऑन टोबैको सिंस प्री जीएसटी ईयर। तो वो प्राइस मैनिपुलेशन पे बेस्ड रहता है, प्राइस चेंज कर देता है। तो क्या हो रहा है, इलिसिट ट्रेड डिबेट हो रही, तो इलिसिट टोबैको बिक रहा है। फिर WHO का जो प्रोटोकॉल है एलिमिनेट करने के लिए इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स, उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हाईलाइट किया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया रिमेन अमंग द मोस्ट अफोर्डेबल ग्लोबली। रिकमेंडेड रेजिंग, तो क्या स्टैट्यूटरी पीक ऑफ 40% ऐसे रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए जिससे फिजिकल हेल्थ स्ट्रेंथन हो सके हमारी इकोनॉमी की। अब इसमें हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, तो जीएसटी रेट को इंक्रीज़ कर दो टोबैको में, स्टैट्यूटरी सीलिंग को बढ़ा दो, पेयर्ड विद सिग्निफिकेंट एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह लगाओ। फिर रेगुलेटरी ओवरसाइट और एनफोर्समेंट को इंक्रीज़ करो जिससे कि इलिसिट ट्रेड बच सके और टैक्स लेवल इंक्रीज़ हो सके, और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करो। नेक्स्ट सजेशन दिया गया है कि मिक्स टैक्स स्ट्रक्चर लाओ जिसमें कंबाइन करो एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्सेस को, जिससे बेटर इफेक्टिवनेस हो सके टोबैको रिड्यूस करने में और रेवेन्यू भी बढ़ सके। ठीक है, तो आई होप ही क्लियर होगा। अब हम शाम को मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।